नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के हैं। अपने 50 साल से ज्यादा के राजनीतिक अनुभव को निचोड़कर उन्होंने आज एक भविष्यवाणी की। खड़गे ने कहा कि अगर मोदी 24 में भी जीत गए तो फिर देश में चुनाव नहीं होंगे, तानाशाही चलेगी। एक तरह से 24 में लोगों के पास मतदान करने का आखिरी मौका है। आपको खड़गे साहब की डर की वजह दिखाते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से ईडी पटना में 7 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। 2 घंटे और लग सकते हैं। ईडी ने कल तेजस्वी यादव को भी बुलाया है। बिहार में कल ही तख्ता पलट हुआ और आज ये सब हो गया। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया था। यहां भी मामला एक जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का है, लेकिन सोरेन पेश नहीं हुए। ईडी ने भी 31 तक मोहलत दे दी है। रांची में उनकी पार्टी जेएमएम ने खूब माहौल बनाया कि बदला लिया जा रहा है। तीसरा मामला कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। उनसे भी ईडी ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 घंटे पूछताछ की। ये 2021 का मामला है जिसमें हुड्डा समेत 21 लोगों के नाम है। कांग्रेस के और भी नेता जैसे चिदम्बरम, डीके शिवकुमार और भूपेश बघेल भी ईडी की जांच में फंसे हुए हैं। लौटकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के डर पर आते हैं। खड़गे साहब ने कहा कि विरोधियों के पीछे ईडी और सीबीआई को लगा देना ही तानाशाही है और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि डर के मारे ये नेता विपक्ष का गठबंधन छोड़कर भाग जाए। बिना नाम लिए इशारा ममता और नीतीश की तरफ था। मोदी पर कांग्रेस के मुंह के तानाशाही का आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार वो दावा कर रहे हैं कि 24 के बाद चुनाव होंगे ही नहीं। तो बहस में जानेंगे कि इस तर्क में कितना दम है या फिर ये मोदी के भय से फैलाया जा रहा एक भ्रम है। हमारी बात नहीं सुनता, ईडी का रेड करो, इनकम टैक्स का रेड करो, ये सब करके उन्होंने हुकूमत चला रहे हैं। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। हमसे जो भी राजनीतिक मतभेद है उस पर लोगों के बीच जाइए। लोगों के बीच तो आप जा नहीं सकते, इसलिए आप अपनी एजेंसी को आगे कर रहे हैं। आप गरीबों के खून पसीने की कमाई आप अपने लिए भ्रष्टाचार और घोटाला के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और तब अपेक्षा करते हैं कि कानून हमको कोई कार्रवाई नहीं करे। कानून सबके लिए समान है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से हैं जफर इस्लाम साहब, मेरे साथ कांग्रेस से हैं राधिका खेरा जी, मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी और मेरे साथ ए.के. वाजपेयी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। वो थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। राधिका जी बताइए, कैसे आ जाएगी तानाशाही अगर 24 में मोदी जी जीत जाते हैं तो? बताइए। 90 सेकंड सबको मिलेंगे, अपने समय सीमा का ख्याल रखें प्लीज। दीपक जी नमस्कार। देखिए, जो खड़गे जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा और ये सिर्फ खड़गे जी नहीं कह रहे हैं, तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के खुद के चुने हुए सांसद, इनके सलाहकार शुरू से कहते आ रहे हैं। आप चाहे अनंत हेगड़े जी का पुराना बयान देख लीजिए, जिन्होंने कहा था कि हम संविधान बदलने आए। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर वो ये भविष्यवाणी करके चले गए थे। हाल ही में कुछ समय पहले की बात है कि मोदी साहब के जो आर्थिक परिषद के सलाहकार है, जिनका नाम है विवेक देवराय जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम संविधान बदलेंगे, नया संविधान लेकर आएंगे। और साक्षी महाराज तो स्वयं कहते आ रहे हैं 2019 से
कि जी 2024 आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। अब हमने कह दिया और उनकी बात सच सब लोगों के सामने रह गई तो सवाल हो रहा है। इनके खुद लोग स्वयं कहते आ रहे कि आज तक किसी ने टोका। जो देवराय जी हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पे बैठे हैं। जब ऐसी महत्वपूर्ण पे बैठा हुआ आदमी ऐसी बात करता है तो ये बहुत ही सोचने की बात है। और हम देख भी रहे हैं, देखिए जिस तरीके से रात के अंधेरे में बिल लेकर आए जाते हैं, बिना जिनके लिए बिल आ रहे हैं उनसे चर्चा नहीं की जाती, चाहे हमारे किसान हो चाहे हमारे जवान हो। किसानों के खिलाफ ऐसे 3 काले कानून ले आए कि हमारे किसान, देश ने सबसे बड़ा आजाद भारत का जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था वो किसानों का देखा, जिसमें 800 से अधिक किसान शहीद हो गए। फिर जो हमारे जितने भी हमारे जवान बनना चाहते थे लोग, आर्मी में आना चाहते थे, जो वो नई चीज लेकर आए अग्निवीर, तब भी किसी से सलाह नहीं करी, किसी से बैठ के पूछा नहीं। जो लोग उसके लिए जाना चाहते उनसे नहीं पूछा, जवानों से। और क्या हुआ, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी आर्मी में नौकरी नहीं मिलेगी। ये तरीका हो रहा है क्या? ये डेमोक्रेसी है? और अगर डेमोक्रेसी होती तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को रात के अंधेरे में ये कानून लाने पड़ते, उनको झूठ बोलने पड़ते और बार बार डराने के लिए अपनी इलेक्शन डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता। ठीक है, जफर इस्लाम साहब बता दिया, उन्होंने सबूत दे दिए कि कैसे तानाशाही आ रही है। बताइए राधिका जी के सबूतों से कितना एग्री करते हैं? मैं तो इनसे पूछता हूं कि 75 में डिक्टेटरशिप आ गया था, तब तो उसके बारे में बात नहीं करती हैं आप। जब सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था, यहाँ तो सिर्फ इंक्वायरी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और एजेंसी अपना काम कर रही है। भाई आप ये बताइए, साहू जी किसके एमपी हैं, किस पार्टी के एमपी हैं? जब 500 करोड़ उनके घर से बरामद हुआ, कैश रोकड़ा, तब आपने उसके बारे में कुछ चिंता नहीं की। आज तक इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रकम कहीं नहीं पकड़ाए। इसके बारे में बता दीजिए, ये कहाँ से आया? उसको अगर उस पर अगर कार्रवाई ना हो तो किस पे कार्रवाई हो? जिन लोगों पे भी कार्रवाई हो रही है उसका बेसिस है, उसका उसके बेसिस पे होता है कि कोई लीड्स हो, कोई एविडेंस हो, कोई ऐसा आधार हो, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होता है। भाई आप माल हड़प कर लीजिए देश का और स्टेट का संपत्ति लूट लीजिए, उसके बाद आप जब आप पोजीशन में स्ट्रेंथ में रहते हैं, पावर में रहते हैं, तो आप सब लूट लिया है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना। ये आपकी तो संपत्ति है नहीं, 500 करोड़ उनके बाबूजी का था क्या जो घर से निकला था? ये इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है जो आप लोगों ने हड़प करके रखा था आपके एमपी ने। अब इस पे कार्रवाई होगी तो आपको रोना आ रहा है कि ये तो ऐसे होगा वैसे होगा। अरे भाई, हम उन पे कार्रवाई, फिर से सुन लीजिए, एजेंसी उन पे सिर्फ कार्रवाई करेगी जिनके काले करतूत है। आप पर कभी एजेंसी ने कार्रवाई की? नहीं की। हम पे की? नहीं की। और आपके पार्टी में 1000 लाखों करोड़ों लोग होंगे, उन पे नहीं की। क्यों? कि वो लोगों ने कोई करप्शन नहीं किया है। जिन्होंने करप्शन किया उस पर तो हो गई, मान के चलिए को होगा। इससे ना तो इलेक्शन का कोई लेना देना है, ना तो आगे के इलेक्शन का लेना देना है। ठीक है। राधिका खेरा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। आपको पता है लालू यादव पर ये जांच किसने बिठाई थी, किसके कहने पर बिठाई गई थी? नीतीश कुमार जी के जो सहयोगी थे ललन सिंह, उनके कहने पर बिठाई गई थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसकी जांच शुरू की थी। राधिका जी ये जानती है ना? अजीत पवार साहब कुछ समय पहले जब वापस आ गए थे कुछ घंटे के डिप्टी सीएम बनके, उसके बाद जो अब बात का जवाब दे दीजिए प्लीज। मैं सब जवाब दूंगी, आप बीच में मत बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, एक तरफा बात मत करिए, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। तो अजीत पवार साहब जब वापस आ गए थे महाविकास अघाड़ी में, तो इनके जो अब पूर्व मुख्यमंत्री जो अब डिप्टी सीएम है, उनका आपने एक बयान चलाया था दीपक जी, चक्की पीसिंग, अजीत पवार साहब को चक्की पिसवा रहे थे। इनके एक और इनके बड़े नेता, बल्कि मंत्री एक आदमी हसन मुशर्रफ के खिलाफ एक प्रेस वार्ता कर रहे थे और कुछ घंटों के बाद वो मंत्री बना दिए गए। इन लोगों के घर जिनके यहाँ ईडी गई थी, चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो जो अरेस्ट भी हुए थे, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हसन मुशर्रफ हो, इन सबका क्या हुआ? जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनके सारे पाप धुल गए। ये जो वॉशिंग मशीन में आप धोते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईडी है, उसको ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे इस्तेमाल करते हैं जो इनसे डरते नहीं। इनका तरीका है, जैसे ये देखते हैं कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, ये उनके घरों के ऊपर ईडी भेजनी शुरू कर देते हैं।
क्यों इन लोगों के यहाँ पे ईडी से छूट गया? आपने उनको मंत्री बना दिया। अब छगन भुजबल के ऊपर कोई क्राइम नहीं है, अजीत पवार को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हसन मुशर्रफ को आपने मंत्री बना दिया, कुछ नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको आप लोगों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये सबसे करप्ट आदमी है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, अब वो करप्ट नहीं है। ऐसा क्या होता है आप लोगों के पास आते ही कि पहले तो ईडी उनके पास जाती है, आप रोज सुबह शाम कहीं डिबेट, और सब छोड़िए, आप रोज सुबह शाम जिस आप ही के लोग जो आज डिप्टी सीएम बने बिहार में, वो कल तक कहते थे कि मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा अगर नीतीश कुमार को हटा नहीं दिया। तो आप लोग क्या करते हैं? टाइम खत्म, पीछे कदम। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए राधिका जी की बात का। लेकिन राधिका जी, आपने लालू जी की बात का जवाब नहीं दिया। वो सवाल मैं फिर पूछूंगा आपसे। मैं भी बहुत बड़ा ढीठ हूं, ढीठ बाय नेचर। जफर इस्लाम साहब बताइए, ये जो आरोप लगा रही हैं आप पर, ये गलत तो नहीं है? देखिए ये जितना ये बोल रहे पीसिंग, अरे भाई जितना कोसिंग आप करिएगा, जनता समझ रही है। आप खाली कोसती रहती हैं, आपका काम क्या है? और जनता कोई सुनती नहीं। आशीर्वाद लीजिए जनता से आशीर्वाद लीजिएगा, उनका विश्वास जीतिएगा ना, तभी डेमोक्रेसी में आगे बढ़ पाइएगा। आपने तो जनता को ही ठगा है। कितनी बार आप ठगेंगे? सालों साल ठगते आए। जनता ठगी महसूस कर रही थी, इसलिए तो हमारे पास आ गई। जनता क्यों आई हमारे पास? क्यों आशीर्वाद दे रही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को? आप देखिए 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपको भी महसूस हो रहा है। आज आपके दबे दबे लफ्जों में आपके लोग खुद कहने लगे, अरे भाई देश तो आगे बढ़ रहा है। ये बात तो सही है। आपके बड़े बड़े नेता पस्त हो गए। क्यों? जो एकदम आगे चढ़ के रहते हैं, उनको पता है कि उनके दामन में दाग इतना है, इतने सुराख हैं कि वो आगे बढ़ेंगे तो खोखले हो जाएंगे, सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। तो समझ लीजिए कमियां आपके पास है, कमियां आपके घर में है, कमियां आपके बड़े लीडर्स के दामन में दाग है। जब पावर में थे उन्होंने देश को लूटा है, इतने करप्शन किए हैं, तो आपको करप्शन किया है तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। अब बात कर रही हैं, मैं कहता हूं आपको राधिका जी, आप मेरी छोटी बहन है, आपने यहाँ मैसेज लेकर जाइए, जिसको भी आप निकाल दीजिएगा, कहिए कि ये करप्ट आदमी है मेरे पार्टी में, चाहे कोई भी हो, ये पार्टी में मेरा करप्ट आदमी, उसको कोई अगर टच कर दे तो बताइए। आपके यहाँ है तो बहुत पवित्र आदमी है, मेरे यहाँ आ जाए तो वॉशिंग मशीन में आ गया। अरे भाई निकालो ना, आप निकाल दो अपने पार्टी से। जिस दिन निकाल दोगे पार्टी से, उसके बाद कहने के लिए थोड़ा मुंह भी रहेगा कि भाई हमने पार्टी से निकाला था। लेकिन जब आप अपने पार्टी से ही नहीं निकाल रहे हैं, तो दूसरे पार्टी में, आपके पार्टी में है तो वो अच्छा पवित्र आदमी है, लेकिन दूसरे पार्टी में गया तो करप्ट हो गया। भाई एजेंसीज अपना काम करती रहेगी। आपको मुकुल रॉय को आए थे, उसके बाद भी एबीसी सीबीआई पर जो है जांच करती रही, बिल्कुल उसको नहीं रोका, जांच उनको चली रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको जांच रुक गई जस्ट बिकॉज़ वो टाइम खत्म। विवेक श्रीवास्तव जी, अब मुझे आपको बताइए, आपको भी क्या लग रहा है कि तानाशाही आने वाली है? विवेक श्रीवास्तव जी बताइए। देखिए, हम लोगों के लिए वर्चुअली भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल माउथपीस रही है, चाहे वो जनसंघ के रूप में रही हो आरएसएस की, और आरएसएस का अपना एक एजेंडा है। आरएसएस का अपना जो विजन है इस देश का, वो आइडिया ऑफ इंडिया से मैच नहीं करता है। वो गांधी के इंडिया को फॉलो नहीं करते, गांधी के राम को भी फॉलो नहीं करते हैं। और यहीं पे वामपंथ इसीलिए राइट और लेफ्ट की एक लड़ाई है। उनके हिसाब से देखिए, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40% के बीच में वोट ऑसिलेट करके मिलता है। इसका मतलब पूर्ण बहुमत के वोट उनके पास नहीं है। ये जरूर है कि ब्रूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में उनके पास है, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, एक काल्पनिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद जो सोशलिस्ट और सेक्युलर संविधान चेंज करना करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं इस बात को कि हम इस कंट्री को सेक्युलर से एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे। अच्छा, कौन करता है? एब्सोल्युटली बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा है। अरे आप ये तो बोलते हैं साहब, ये जितने इनके नहीं, ये आप इसमें मत, ये आरएसएस का एजेंडा है, लिखित एजेंडा है। गोलवलकर को पढ़ लीजिए आप। गोलवलकर मुसोलिनी से भी मिले थे। गोलवलकर किस विचारधारा से इंप्रेस थे और किसको फॉलो करते हैं। और गोलवलकर से जब ये सवाल पूछा गया, आप ये भी सुन लीजिए, कि अगर जनसंघ ने हमारी नहीं सुनी गुरुजी तो क्या करेंगे, तो गोलवलकर जी के शब्द थे, हमारे घर की मूली है, खा जाएंगे इसको हम। ये लिखा है। तो ये मुझे मत, ये इनका एक एजेंडा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में से सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द दोनों के ऊपर आज लड़ाई कर रहे हैं। कह रहे हैं दोनों को गलत तरीके से इनकॉर्पोरेट किया। जब बहुत सारी तस्वीरें हमारी प्रथम प्रतिलिपि का कॉन्स्टिट्यूशन के है, जबरदस्ती कहेंगे राम जी का चित्र है इसलिए हिंदू राष्ट्र हुआ। तो ये इसलिए हम इनकी मुखालिफत करते हैं, और हमारे हिसाब से अगर ये पूर्ण बहुमत में आएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव करेंगे। बदलाव करने वाले जफर इस्लाम साहब, ये हमारी लड़ाई है। बदलाव कर देंगे आप?
ये सब जो है ना, जब इनकी जनता में पकड़ खत्म हो गई तो जनता को डराना चाहते हैं। अरे भाई, जनता को मैंने कहा ना आपसे, जनता का विश्वास जीतिए। डराने से विश्वास नहीं आता है, जनता का विश्वास उनकी सेवा करने से आता है। वो आप लोग आते हैं पद पे तो मलाई खाने के लिए। अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप सेक्युलर शब्द बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, बीच में मत। विवेक जी, बीच नहीं, आप आपकी बात का जवाब दे। जफर भाई 10 सेकंड। अरे जफर भाई 10 सेकंड बोल लेने दीजिए। विवेक भाई अच्छा आदमी है, बोलने दीजिए। 10 सेकंड सुन लीजिए। मेरा बड़ा प्रश्न क्लियर है। इलेक्शन अप एंड डाउन अलग इशू होता है, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, पार्टियां आती हैं जाती हैं, वो अलग मुद्दा है। आपकी सरकार, लोगों ने आपको वोट किया, हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है हम लड़ेंगे आपसे कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन जब आप कहते हैं कि सेकुलर शब्द ही गलत है, इसको गलती से फलाने साल में कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया, सोशलिस्ट होना नहीं चाहिए कंट्री को, आपने खुद अपनी जो स्वदेशी जागरण मंच है वो कहाँ गया, 100% FDI कब आया? तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल में इस चेंजेस को लाएंगे? अगर नहीं लाएंगे तो आप बोल दीजिए हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा कभी, जैसा है चलेगा। ये सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। प्लीज ये मोदी से डर का भ्रम है, आरोपों में दम नहीं लग रहा है मुझे। आपके आरोपों में विवेक भाई दम नहीं लग रहा। साहब जवाब दीजिए। राम राज्य बन गया नहीं तो डिक्लेयर कर दें ना, डिक्लेयर कर दें हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है बोल देना। ये नहीं मानेंगे, इनको 10 सेकंड दीजिए, ये पूरा टाइम बोलते रहेंगे। अरे थोड़ा डिसिप्लिन तो लाइए, दूसरे लोग सुनते हैं। आप बोलिए सर, आप दूसरे को भी सीनियर है। परेशानी क्यों होता है, पेट में दर्द क्यों होने लगता है जब हम बोलते रहते हैं? राम राज्य का मतलब समझते हैं? राम राज आ गया, समझ रहे हैं ना आप? सबका भला, नहीं मैं नहीं समझता, सबके लिए संतोषजनक। मैं नहीं समझता रामराज को। जो आप लोग कह रहे किया नहीं कभी, आप लोग तो माल पानी खाने में रह गए। नहीं मैं अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हूं, मुझसे उसकी बात करिए। छोटे आप लोग तो लुटेरे लोग हैं। आपको क्या है, आपको देश से कभी मतलब ही नहीं है। फिर आपको देश को लूटने के अलावा काम क्या है बताइए? आप पहनते हैं कुछ, दिखाते हैं कुछ। अरे काल्पनिक बातें क्या कर रहे हो भाई? मैंने सवाल पूछा है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। लुटेरे हैं तो इलेक्शन हो गया तो रामराज आ गया। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता रामराज क्या होता है, मुझे पता मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मानते हो या नहीं? उसको बदलोगे या नहीं? हिंदू राष्ट्र तुम लाओगे या नहीं? ये बोलो ना। देश को खाली इधर उधर की बातें क्या कर रहे हो? लुटेरे हो, बांटने का काम करते हैं आप, देश के बांटने वाली काम करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? अरे तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू हो कि नहीं? इस राष्ट्र का हिस्सा हो कि नहीं? बड़ी अजीब सी बात है। इसमें राम राज हो रहा है, तुमको कोई तकलीफ हो रहा है क्या? नहीं तो तुमको तकलीफ है? नहीं कोई तकलीफ है? पता नहीं साहब, हमने बताया ना कि राम राज्य है, राम राज्य है। क्राइम होती है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, केस करना होता है तो कोर्ट जाते हैं, कोई काम होता है तो एग्जीक्यूटिव के पास आते हैं, और मीडिया में खबर उठानी हो तो दीपक चौरसिया के पास आते हैं। हम तो 4 स्तंभ को जानते हैं हमारे प्रजातंत्र के, आप उसकी बात करिए ना सर। मैंने आपसे छोटा सा सवाल, मुझे वाजपेयी के साथ बात करना है, मेरे पास इतना भी वक्त है। छोटा सा, चाइना के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो अब चाइना में पहुंच गए, लुटेरा, चाइना, इलेक्शन सब बोल गए। वाजपेयी की तानाशाही आने वाली है 2024 के बाद, जवाब दीजिए। चाइना में आपकी गोद में बैठ के। दीपक जी 10 साल होने वाले हैं, संविधान से ही सरकार चल रही है, सारे संविधान के एक अनुच्छेद के हिसाब से सरकार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट। क्या बातें कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हो? ये आपके मन में चल रहा है क्या? 10 साल से है, और कितनी पार्टियां हैं? 38 पार्टियां तो एनडीए में हैं, 28 पार्टियां शायद वहां हैं, टोटल 1470 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करे जा रहे हो आप? राम राज्य की परिकल्पना है, राम राज्य आ रहा है, और राम राज्य का मतलब विवेक जी आपको भी पता है, कम्युनिज्म का राज्य नहीं आने वाला, ये तय है। वो विचारधारा आपकी लुप्त होती जा रही है। बंगाल में 33 साल किया आपने राज, और वहां क्या लिख के दे दिया आपने, बताते चला? क्या उपलब्धि वहां पे कर दी? बंगाल पिछड़े का पिछड़े ही वहां रहा, वहां वर्करों का कितना टॉर्चर होता था, कितना अत्याचार, सब देखा है हमने। कैसी बातें कर रहे हो? सरकारें संविधान के हिसाब से चलती हैं। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ, वो बाकायदा एज इट इज चला आ रहा है, और सबका जुरिस्डिक्शन है, सबका संविधान के हिसाब से काम बटा हुआ है।
और यही देश की खूबसूरती है। विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो इन चीजों को गुमराह करने की कोशिश ना करिए ना जनता को। ठीक है, देखो मंदिर बना वो भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बना है। सेकुलर देखिए सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इससे एग्री करते हैं? वो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है संविधान में। कौन एग्री करना? एग्री विवेक जी, एग्री करना या ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। करते हैं ना जब उसको। तक वो संविधान में है, जब तक वो संविधान में लिखा हुआ है। हर कभी नहीं कहा बीजेपी ने, ये कभी नहीं कहा। बीजेपी ने ये कहा है कि संविधान के पहले पन्ने पे भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो बनी हुई है। देखिए जो चीजें संविधान में तो और बहुत सारी अलग और फोटो भी बनी है। मैं यही पर हूँ, आपको मेरे पास इतना ही है।